Hi, good morning, my dear student. Today, we are going to start your class 11th history, chapter 2, according to your syllabus, chapter 1. Chapter 1 is writing and city life. I hope you have remembered my previous class, where I was clearly defined that some chapter that has reduced by CBSE. Chapter 1 is also in the reduced part of the chapter. Chapter 1, and after chapter 1, chapter 5, nomadic empire, and then after chapter 8, the confrontation of the culture. These chapters has been deleted by CBSE. So the chapter 2, it will be chapter 1 in this session. तो chapter 2 आपका है writing and city life. Writing and the city life. Writing and the city life. See, in this chapter, what we are going to read? We are going to read first a civilization, our oldest civilization in the world, and oldest civilization. That was Mesopotamia. Okay? Mesopotamia. The name Mesopotamia is derived from the Greek word. Mesopotamia, that is Greek word. Okay? The Mesopotamia is derived from the Greek word Mesos and Potamus. Mesos, it means middle. Potamus, meaning is river. Okay? Mesos and पोटैमस. आप दोनों को तोड़ दीजिए अलग अलग शब्दों में. मेसस इट मीन्स मिडिल, पोटेमस इट मीन्स रिवर. दोनों की मीनिंग क्या है? अब इसके आधार पर अगर आप मेसोपोटामिया को समझे तो आप कह सकते हैं what we are going to read a civilization which is situated near two rivers. River one is Euphrates and second the Tigris. So that's why this whole civilization is called Mesopotamia. And this word is also explained that this civilization was flourished between two rivers, Euphrates and Tigris. Mesos, it means middle. Potamus, it means रिवर. सपोज करिए कोई रिवर ऐसे आई होगी और कोई रिवर ऐसे गई होगी, तो ये जो बीच का इलाका रहा होगा दैट विल बी मेसोपोटामिया. या इसको थोड़ा मैं और ऊपर कर दे रहा हूँ, थोड़े से आपको ज़्यादा नीचे हो. सपोज करिए दो रिवर है पैरेलल. वैसे कोई रिवर पैरेलल नहीं बहती है, लेकिन तो ये जो बीच का इलाका होगा दोआबा, इसी को बोलते हैं दोआबा.
द्वाब्स, इन्हीं के बीच में हमेशा याद रखिएगा विश्व की जितनी भी सभ्यताएं हुई, जितनी भी सिविलाइजेशंस फ्लोरिश हुए, वो सब कहाँ फ्लोरिश हुए? रिवर वैली में ही वो फ्लोरिश हुए। चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिया की हो, इंडस रिवर की वैली में, चाहे वो मेसोपोटामिया हो यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस वैली में, चाहे वो इजिप्शियन सिविलाइजेशन हो नाइल वैली में, चाहे वो चाइनीज सिविलाइजेशन हो वांग हो नदी, वांग हो रिवर वैली में, तो नदियों की घाटियों में ही सभ्यताओं का विकास हुआ है। ये एकदम क्लियर होनी चाहिए। दुनिया के विश्व के सारे क्षेत्रों में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, इफ यू विल माइन्यूटली ऑब्जर्व अबाउट द सिविलाइजेशन विदाउट एनी hesitation, you can say that the civilization that was flourished in the river valleys. आप देख के कह सकते हैं कि जितनी भी सभ्यताएं थीं उनका विकास नदियों की घाटियों में ही हुआ है, और ये उसका सबसे अच्छा है। मेसोपोटामिया तो नाम से ही क्लियर है, मेसस एंड पोटामस। मेसस इट मीन्स मिडिल, पोटामस इट मीन्स रिवर। तो दो नदियों के बीच का भाग रहा होगा। नदियाँ कौन सी रही होंगी? मैंने आपसे कहा उन दो नदियों के नाम अगर आप बुक में भी देखेंगे, वो दो नदियाँ आपको मिल जाएंगी, यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस। चलिए, ये तो हुआ जनरल इंफॉर्मेशन। अब आइए बुक पे चलते हैं। बुक आपका क्या कहता है? बुक आपके चैप्टर के बारे में क्या इंफॉर्मेशन देता है? आपका बुक कहता है कि सिटी लाइफ बिगेन इन मेसोपोटामिया, द लैंड बिटवीन द यूफ्रेट्स एंड द टिग्रिस रिवर that is now part of the Republic of Iraq. Mesopotamia civilization is known for its prosperity. Okay, why? As I told you that Mesopotamia that was developed between two rivers. There are the Doaba. I mean to say that Doabite is also fertile land. You have read in class 9th geography. तो जब वो नदियों की घाटी में है तो प्रॉस्पर्स तो रहा ही होगा, समृद्ध संस्कृति रही होगी, क्योंकि वहाँ आसानी से ये चीज़ें अवेलेबल थी। अब कहता है मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन इज नोन फॉर इट्स प्रॉस्पेरिटी, सिटी लाइफ, इट्स द वॉल्यूमिनस एंड रिच लिटरेचर एंड इट्स मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। कहता है मेसोपोटामिया किन किन चीज़ों के लिए फेमस थी, किन किन चीज़ों के लिए जाने जाते थे, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। लेकिन कह रहा है कि मेसोपोटामिया वाज फेमस फॉर देयर प्रॉस्पेरिटी। किस किस क्षेत्र में? फेमस फॉर देयर प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी किन क्षेत्रों में? पहला, अलग अलग देख लीजिए, मुख्यतः आपका सिटी लाइफ, सेकेंड इट्स वॉल्यूमिनस, it's voluminous, and rich literature, ओके, अपनी बड़ी संख्या में साहित्य। और कहता है किसके लिए? साथ साथ
मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। मैथमेटिक्स ओके, कहता है 3 चीजों के लिए मेसोपोटामिया फेमस थी। मेसोपोटामिया शहर इन चीजों के लिए जाना जाता था। उनकी कुछ अपनी विशेषताएं थी। कहता है साथ साथ आपका बुक कहता है कि मेसोपोटामियाज राइटिंग सिस्टम एंड लिटरेचर स्प्रेड टू द ईस्टर्न मेडिटेरियन, नॉर्दर्न सीरिया एंड टर्की आफ्टर 2000 BC। मेसोपोटामिया के जो लिटरेचर थे, मेसोपोटामिया की जो साहित्य था, 2000 ईसा पूर्व के आसपास, 2000 BC के आसपास पूरे मेडिटेरियन रीजन में टर्की तक फैला हुआ था। एक डेवलप फॉर्म में राइटिंग सिस्टम उनके यहाँ अवेलेबल थी। बुक देखिए, कहता है सीधे सीधे, मेसोपोटामिया's writing system and literature spread to the eastern Mediterranean, northern Syria and Turkey after 2000 BC, so that the kingdoms of that entire region were writing to one another and to the the Pharaoh of Egypt in the language and the script of Mesopotamia. Here we shall explore the connection between city life and writings, and then look at some outcome of sustained tradition of writings. सीधे सीधे कह रहा है, बातें कह रहा है कि मेसोपोटामिया की प्रासंगिकता क्या थी। वो अपने सिटी लाइफ के लिए, अपने वॉल्यूमिनस एंड रिच लिटरेचर के लिए, अपने मैथ एंड एस्ट्रोलॉजी के लिए, और साथ ही साथ फोर को भी इसमें कर लीजिए, राइटिंग स्किल के लिए या राइटिंग सिस्टम के लिए। जान रखा था एक बड़े एरिया पे, जैसा कि मैंने आपसे कहा, टर्की से लेकर एशिया माइनर होते हुए पूरे क्षेत्रों में हमें कुछ न कुछ एविडेंस, लिटरल एविडेंस मिल जाती है। ये जो शहरी जीवन की शुरुआत हो रही है मेसोपोटामिया में, ये जो शहरों का विकास हो रहा है मेसोपोटामिया में, पहली बार ये इतिहास की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में पहली बार हमें सिटी लाइफ के एविडेंस मेसोपोटामिया से ही मिलते हैं। आई मीन टू से दैट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री द सिटी लाइफ that was started in Mesopotamian civilization। तो इसीलिए इस पॉइंट्स को, इस टॉपिक को आपके चक्कर में रखा गया। यहाँ पे कहता है कि जहाँ पे आज यूफ्रेट्स है, जहाँ पे टिग्रिस है, इन्हीं नदियों के बीच जो इराकी रिपब्लिक का हिस्सा था मेसोपोटामिया डेवलप हुआ। अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल और समृद्ध साहित्य, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी, खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध थी। मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली और उसका साहित्य, उसका लिटरेचर जो ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन से होते हुए नॉर्थ सीरिया और टर्की तक काफ़ी बड़े क्षेत्रों में फैला, जिसके फलस्वरूप इसके समस्त क्षेत्र के राज्यों के बीच आपस में, यहाँ तक कि मिस्र के फराओं के साथ भी मेसोपोटामिया की भाषा और लिपि में लिखा पढ़ी होने लगी। और यहाँ हम शहरी जीवन और लेखन के बीच संबंधों की खोज करने का प्रयास करेंगे इस चैप्टर में, और ये भी जानेंगे कि लेखन की ये परंपरा कैसे हुई। What I am telling, try to understand. The Mesopotamians, they were first who used the writing, written documents. It is also very strange that कि मिस्र के फराव ऑफ द इजिप्ट, दे आल्सो इंटरेक्ट विद देम विद द हेल्प ऑफ दिस राइटिंग सिस्टम। इस लेखन प्रणाली के आधार पे भी ही वो लोग भी इनसे इंटरेक्ट हुए थे, इनसे जुड़े हुए थे। ये बातें एकदम क्लियर है कि इस सभ्यता के विकास की जो पहिए है, जो सभ्यता चल रही है,
उसके पीछे ये सारे रीजन्स हैं। सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता, मैथमेटिक्स एस्ट्रोनॉमी का विकास, इसके बाद हमें उसके लिटरेचर, इतने बड़े क्षेत्रों पे फैला होना, इस सभ्यता के अपनी विशेषताएं थी। मार्टिमर विलर जैसे विद्वान इंडस वैली सिविलाइजेशन को इस सभ्यता से जोड़ के देखते हैं। वो कहते हैं कि ये सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सभ्यता थी, वो मेसोपोटामिया की कॉलोनी थी। लेकिन बाद में इस बात का खंडन किया गया, उसको डिनाई किया गया, लेकिन फिर भी एक मत के अनुसार उन्होंने इंडस के अर्बन कल्चर को मेसोपोटामियन अर्बन कल्चर से जोड़ने का प्रयास किया था। बेसिक डिफरेंसेस के आधार पे, न्यू रिसर्चेस के आधार पे, जो काम हुए उनके आधार पे, एक्सकवेशन उनके आधार पे ये डिसाइड किया गया कि नहीं, इंडस और मेसोपोटामिया में कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं। इनके आधार पे हम ये नहीं कह सकते कि इंडस मेसोपोटामिया की कॉलोनी थी। और तब इंडस को एक अलग मान्यता मिली, सिंधु घाटी सभ्यता को एक अलग स्थान मिला इतिहास में। ये था इंडन क्षेत्र। हम इसमें इन्हीं लेखन सामग्री के बारे में कैसे विकास होती है, साथ ही साथ हम इतिहास के प्रारंभिक काल में इस प्रदेश को मुख्यतः उसके जो अर्बनाइज साउदर्न पार्ट है उसमें देखेंगे। सुमेर और अक्काद जिसे कहा जाता था, जो इसका दक्षिणी भाग था, वो दो पार्ट में, सुमेर और अक्काद में बटा था। 2000 BC के बाद जब बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर बन गया, तब दक्षिण क्षेत्र के बेबीलोनिया कहे जाने वाले लोग, ये उन्हीं के नाम पे इस क्षेत्र को बेबीलोनिया कहा जाएगा। 1100 BC तक आते आते असीरियाई लोगों ने उत्तर से अपना राज्य, उत्तर में अपना राज्य स्थापित कर लिया, और तब उस क्षेत्र को असीरिया कहा जाएगा। अब बेबीलोनिया और असीरिया दो नए प्रदेश के रूप में आपको मेसोपोटामिया में दिखाई दे रहे हैं। इस प्रदेश की प्रथम ज्ञात जो लैंग्वेज थी वो सुमेरियन यानी सुमेरी थी। धीरे धीरे 2400 BC तक आते आते अक्कादी भाषा में लोग बात करने लगे, और अक्कादी ने सुमेरी को रिप्लेस कर दिया। अक्काद भाषा सिकंदर के समय भी बोली जाती थी, और कुछ क्षेत्रीय परिवर्तनों के साथ साथ फलती फूलती रही। एक 1400 BC के आसपास अरामेइक भाषा का प्रवेश हुआ, और यहाँ से हिब्रू, अरामेइक हिब्रू से मिलती जुलती थी, और 1000 BC के बाद ये जो भाषा थी अरामेइक, इसने एक नया रूप लिया। अब ये भाषा हिब्रू से मिलती जुलती थी, और ये आज इराक के कुछ क्षेत्रों में हिब्रू अभी भी बोली जाती है। मतलब लैंग्वेज के एक सिस्टमैटिक वे को समझाने का प्रयास किया, किस तरीके से भाषाओं का डेवलपमेंट हो, किस तरह लैंग्वेज। कहता है कि मेसोपोटामिया के साउदर्न रीजन में दो देश बने। कौन कौन? सुमेर या सुमेरिया लिखिए, और अक्काडियन, सुमेरियन और अक्काडियन। अब कह रहा सुमेरियन जो थे, इन्होंने पहले सुमेरी लैंग्वेज का डेवलपमेंट किया, और अक्कादियन जो थे, इन्होंने बाद में अक्कादियन लैंग्वेज को किया। पहले लोग सुमेरी भाषा में बात करते थे, फिर बाद में अक्काद उनके ऊपर सुपरसीड की, और अब पूरे क्षेत्र के लोग अक्कादी भाषा में बात करते हैं। अक्कादियन लैंग्वेज कह रहा है कि कितना पुराना है, तो कहता है जब भारत में सिकंदर का आक्रमण हुआ तो भारत में अक्कादी भाषा में बात करते थे लोग, और फिर कहता है 1400 तक आते आते भारत में भाषा का विकास हुआ, और 1400 में भाषा एक नए स्वरूप में विकसित हुई, और अब लोग अरामेइक भाषा में बात करते हैं। अशोकन इंस्क्रिप्शंस में ग्रीक के साथ साथ अरामेइक का प्रयोग भी नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर के इंस्क्रिप्शन में हुआ है। लवगान, अब देखिए ग्रीक और अरामेइक दोनों मिलेंगे आपको, शाहबाजगढ़ी, खरोष्ठी। तो भाषाओं के क्रम में 1400 तक अरामेइक का विकास हुआ। ये अरामेइक हिब्रू से मिलती जुलती है। आज भी
इराक में लोग अरामीक भाषा मतलब मीन्स हिब्रू भाषा में बात करते हैं, हिब्रू भाषा की बात करने वाले लोग आपको मिल जाएंगे। तो ये था, आप लैंग्वेज के आधार पर आपने छोटी सी जानकारी उनके बारे में, शहर के बारे में आपने समझा, जाना। तो आपने मेसोपोटामिया के इंट्रोडक्शन को समझने का प्रयास किया। इंट्रोडक्शन में हमने शार्ट में बात मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने आपको कहा कि जो अर्बन कल्चर है वो मेसोपोटामिया में हमें दिखाई देती है। ये मेसोपोटामिया दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, मेसस एंड पोटेमस। मेसस का अर्थ हुआ मिडिल, पोटेमस का अर्थ हुआ रिवर। मेसोपोटामस मेसोपोटामिया रिवर के बीच का क्षेत्र मेसोपोटामिया कहलाया। मेसोपोटामिया अपने लेखन कला के लिए, राइटिंग सिस्टम के लिए, राइटिंग एस्ट्रोनॉमी मैथमेटिक्स के लिए, सिटी लाइफ के लिए, और द वैल्यू आई मीन टू से दैट द रिच लिटरेचर के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता था। 2000 BC तक आते आते मेसोपोटामिया के लिटरेचर एक बड़े क्षेत्र में फैल चुके थे, जिसमें मैंने नाम लिया टर्की, सीरिया, इराक, इतने बड़े क्षेत्रों पे आप मेसोपोटामिया स्क्रिप्चर की कुछ न कुछ एविडेंस पा सकते हैं, जिस कारण मैं पाया। अब सिटी लाइफ की शुरुआत कैसे हुई, लैंग्वेज कैसे आया? तो कहता है कि मेसोपोटामिया में सिटी लाइफ उसकी एक अपनी यूनिक या स्पेसिफिक क्वालिटी थी। सिटी लाइफ का डेवलपमेंट सबसे पहले हमें इसी कल्चर में, इसी सिविलाइजेशन में दिखाई देता है, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में। मैंने कंपेरिजन किया इंडिया से और इंडस वैली कोस्ट की थोड़ा, और मैंने आपसे कहा कि भारत में कुछ पाश्चात्य इतिहासकार, वेस्टर्न हिस्टोरियंस ने ये बात कही कि इंडस मेसोपोटामिया की कॉलोनी थी, लेकिन ये पूरी तरीके से सही नहीं है, इसको डिनाई कर दिया गया। तो यहाँ से एक नई कल्चर, एक नई सोच, नई चीज़ों का विकास हुआ। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, आई होप यू आर गेटिंग। यहाँ से एक शहरी जीवन हमें दिखाई देता है। भाषा की बात करें तो मेन भाषा शहर साउदर्न मेसोपोटामिया में दो शहर बसे, सुमेरिया एंड अक्कादियन। सुमेर और अक्काद दो शहर थे। प्राचीनतम भाषा मेसोपोटामिया की ओल्डेस्ट लैंग्वेज जो थी वो सुमेरियन थी। सुमेर के लोग सुमेरियन भाषा में बात करते थे। धीरे धीरे अक्काडियंस आए। अक्काडियंस ने अपनी भाषा, अपनी लैंग्वेज बनाई, उनको अक्काडियन लैंग्वेज कहा गया। अक्काद की भाषा अक्काडियन लैंग्वेज कही, और अक्काडियन लैंग्वेज ने जल्दी सुमेरियन लैंग्वेज को रिप्लेस कर दिया। अब बड़ी संख्या में लोग अक्काडियन लैंग्वेज के बाद फिर भाषाओं में क्रम से नीचे दिखता है। 1400 तक आते आते ये अक्काडियन लैंग्वेज कहता है कि जब भारत पे सिकंदर का आक्रमण हुआ तो अक्काडियन भाषा में लोग बात कर रहे थे, और 1400 में अरामीक लैंग्वेज का विकास हुआ। यह अरामीक लैंग्वेज हिब्रू से बहुत मिलती जुलती थी। इराक में आज भी कुछ जनजातीय क्षेत्रों में हिब्रू भाषा बोली जाती है। तो इस तरह से भाषा का विकास हुआ। तो तीन चीज़ें हमने देखी। मेसोपोटामिया हमने देखा, मेसोपोटामिया में सिटी लाइफ, रिच लिटरेचर, मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, लैंग्वेज, सिटी लाइफ, विद लिटरेचर, मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, लैंग्वेज, और फिर उनका अपना अर्बनिज्म, उनका अपना नगरीय विकास। इन चीज़ों को हमने इस टॉपिक में कवर करने का प्रयास किया। मैंने आपसे कहा कि 1100 BC के आसपास असीरियाई लोग भी आए, और यहाँ से ये सभ्यता क्या कही गई? असीरियन, बेबीलोनियन और असीरियन,
यहाँ पे दो, हमने मेसोपोटामिया को दो पार्ट में तोड़ा। एक तुमने कहा बेबीलोन से आने वाले लोग और एक असीरिया से आने वाले लोग। ये लोग असीरियन कहे गए, ये लोग बेबीलोनियन कहे गए, दोनों लोग। मैंने कहा कि अगर आप पूरी चीज़ों को समझें तो जो 2000 BC के आसपास बेबीलोन के एक महत्वपूर्ण शहर बन गया था। तब दक्षिण के कुछ लोग दक्षिण के क्षेत्र को बेबीलोन कहा जाने लगा, और लगभग 1100 BC के आसपास सीरिया से कुछ लोग आए, और असीरिया 1100 BC से जब असीरियाई ने उत्तर में अपना राज्य स्थापित कर लिया, तब इस क्षेत्र को असीरिया कहा। मतलब उत्तरी क्षेत्र को असीरिया और दक्षिण क्षेत्र को बेबीलोनिया साउदर्न असीरिया नॉर्दर्न। ठीक है। टाइम पीरियड बेबीलोन का कह रहा है 200 BC और असीरिया कह रहा है 1000 BC। ठीक है। यहाँ पे हमने आपको मेसोपोटामिया में जो शहर बने, उन शहरों में दो टाइप के लोग थे, एक बेबीलोनियन कहे गए, एक असीरियन कहे गए। उनकी अपनी अपनी लैंग्वेज भी थी। बेबीलोनियन जो थे सॉदर्न पार्ट में थे, सॉदर्न पार्ट जो अक्कादियन बोलते थे, नॉर्दर्न पार्ट जो सुमेरियन बोलते थे। और यहाँ पे एक भाषा हुई असीरिया, जो असीरियन थे, असीरियन लोगों ने राज्य स्थापित कर लिया और इस क्षेत्र को असीरिया कहा जाने लगा। उस प्रदेश की प्रथम ज्ञात भाषा सुमेरी थी। मतलब असीरियन लोगों की भाषा सुमेरी थी। इसको सुमेरियन भी कह सकते हैं, असीरियन और सुमेरियन। ये लोग सुमेरी भाषा में बात करते थे। अक्कादियंस अक्कादी भाषा में बात करते थे। 2400 BC के आसपास जब अक्कादी भाषा लोग यहाँ आ गए, तब अक्कादी ने सुमेरी भाषा को रिप्लेस कर दिया, और अक्कादी भाषा आपको 300 to 323 के आसपास तक दिखाई देगी, कुछ परिवर्तनों के साथ। और मैंने आपसे कहा कि 1400 BC के आसपास अरामेइक भाषा का भी प्रवेश हुआ, और ये भाषा हिब्रू से मिलती जुलती थी। 1000 BC के बाद व्यापक रूप से बोली जाने वाली ये भाषा आज भी इराक के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। ये था एक जनरल इंफॉर्मेशन किसके बारे में, इस मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में, इस मेसोपोटामियन लोगों के बारे में, इस मेसोपोटामियन लोगों के अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। आई होप यू आर गेटिंग अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम टेलिंग। I am telling you in the very easy language that the whole civilization that was famous for their some specific features. Their feature is their language, their astronomy and mathematics, I mean to say that literature and city life. I also discuss about that by which way the city was planned. I mean to the urban culture, urbanism was emerged, Babylonia and Sumeria. एंड देन आफ्टर आई वाज क्लेरिफाइड लैंग्वेजेस, भाषा का विकास कैसे हुआ, भाषा कैसे बढ़ी। और फिर मैंने आपको एक लंबा इतिहास बताया भाषाओं की, कि इन भाषाओं में कुछ चीज़ों के बारे में बात की गई, जैसे कि कहा गया कि अक्कादियन, सुमेरियन, असीरियन, फिर अरामेइक, फिर हिब्रू, और आज भी हमको हिब्रू कुछ न कुछ रूप में जनजातीय क्षेत्रों में दिखाई देता है। तो एक पूरा एक बड़ा सा ग्रांड हिस्ट्री आपको इसके बारे में दिख रही है, जो ये बताती है कि हमें इनकी हिस्ट्री को एक सिस्टमैटिक वे से पढ़ने के लिए एक नए अप्रोच की जरूरत है। वी विल डिस्कस दिस पॉइंट, वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक इन माय नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बात करेंगे मेसोपोटामिया के इतिहास के बारे में, मेसोपोटामिया के एक्सकवेशन में क्या मिला, और मेसोपोटामिया के एक्सकवेशन को किस तरीके से ओल्ड टेस्टामेंट की कहानियों से जोड़ा गया। इन सब के साथ हम फिर आपको लेके आएंगे अपनी इतिहास की क्लास में, हिस्ट्री क्लास में, और वहाँ पर इसकी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।